अस्सलाम वालेकुम। दिन भर के साथ मैं हूँ जन्नत जमशेद और मैं हूँ ज़शान बशीर। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे सिंध में अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से, जिस पर इजलास भी जारी हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध एपेक्स कमेटी के इजलास में बच्चों को मनशियात से महफूज रखने के लिए स्कूलों पर कड़ी नज़र रखने का फैसला किया गया है। उनका कहना है कि सिंध हुकूमत सूबे में अमन की बहाली के लिए सख्त इकदाम कर रही है। स्ट्रीट क्राइम्स और अगवा बराए तावान के खात्मे के लिए जामे हिकमत अमली बनाई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर मनशियात फरोशों, स्मगलिंग माफिया और कच्चे के डाकों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और अगर हम बात करें सूबाई वजीर शर्जील मेमन की, तो उन्होंने भी आज मीडिया से बात की और बात करते हुए उनका कहना था कि मनशियात के कारोबार में एक नाइजेरियन को गिरफ्तार किया गया है, जबकि हैदराबाद में क्रैकडाउन में 3 मनशियात फरोश मुकाबले गए हैं। उन्होंने स्पेशली मीडिया से बात की और कहा कि अब मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा, उनकी गिरफ्तारियां की जाएंगी और उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। जहाँ उनका मजीद क्या कहना था आपको वो दिखाते हैं। हम कुछ कानून साजी मजीद करने जा रहे हैं, जिसमें जो उन लोगों को ख़ास तौर पे टारगेट किया जाएगा कि जो लोग तालीमी इदारों में मंशियात सप्लाई कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में मंशियात सप्लाई कर रहे हैं, और कुछ लोगों को घरों में होम डिलीवरी भी जो है वो मंशियाती कर रहे हैं। क्रैकडाउन का फैसला किया है और उस क्रैकडाउन में इंटीरियर मिनिस्ट्री, एंटी नारकोटिक्स फोर्स, यहाँ पे सिंध में रेंजर्स, पुलिस और एक्साइज एंड नारकोटिक्स फोर्स जो है वो सब जो है वो इस कार्रवाई करेंगे। इसमें उनको वफाकी जितने भी इदारे हैं उनकी मुकम्मल मुआवनत और ताउन हासिल होगा। जितने भी मंशियात फरोश हैं उनके मैं समझता हूँ कि बुरे दिन शुरू हो गए हैं। बेहतर है कि उस काम को छोड़ दें। तो आपने शर्जील मेमन की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि अब हम कार्रवाई करेंगे। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ सिंध शुएब बर्नी साहब, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार और साबिक निगरान सूबाई वजीर ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शुएब बर्नी, मैं आपकी तरफ आऊँगी। कहिएगा कि सिंध हुकूमत तो काफ़ी अब मुतहरिक हो गई है, काफ़ी सीरियस भी नज़र आ रही है कि क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू होगा। मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास इस बारे में? जी देखें, आज कराची में वज़ीर आला हाउस में ये जो एपेक्स कमेटी का 31वां इजलास हुआ है, इसमें 2 टोक बात सामने आई है, और वो बात ये है कि जो मंशियात का तेज़ी से फैलता हुआ जो फ़रोग है, जो कि तालीमी इदारों में नौजवान नस्ल को दीमक की तरह खा रहा है, इसको फौरी तौर पर रोकना होगा। इसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ भी यानी 1 मई की सरकारी तातील के बावजूद जो है कराची में बड़ी बैठक हुई, जिसको सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी ने ख़ुद शेयर किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी उसमें शरीक हुए, दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के अफसरान भी वहाँ पर शरीक थे, और तमाम ने यही फैसला करा कि सिंध में जो अमन अमान की मजमूई सूरत हाल है, इसको बेहतर करने के लिए फौरी तौर पे जंगी बुनियादों पे कार्रवाई करने की ज़रूरत है, जिसमें सदर पाकिस्तान की जानिब से 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, और उन्होंने वाज़ेह डायरेक्शंस दी कि क्रिमिनल कोई भी हो उसके ख़िलाफ़ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए, चाहे वो कच्चे में हो, चाहे वो कराची में स्ट्रीट क्राइम का मसला हो, डकैती लूटमार का मामला हो। तो अब हम देख रहे हैं कि आज सिंध हुकूमत की जानिब से बिल्कुल इस पर डायरेक्शंस आई हैं। जिस तरह से बताइएगा कि माजी में भी हमने देखा है कि इस तरह के इजलास हुए हैं, बड़े बड़े फैसले किए गए हैं कि कार्रवाइयाँ की जाएंगी। क्या तब्दीली आएगी हिकमत अमली में? ऐसा क्या तब्दील करने जा रहे हैं कि मनशियात फरोशों का कलाकुमा किया जाएगा या फिर कच्चे के डाकों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? जी देखें, इसमें मुख्तलिफ जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जब उनके ज़िम्मेदारान से हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि सियासी जो मदाखलत है इसकी वजह से पुलिस काम नहीं कर सकती। रेंजर्स ये कहती है कि हमारे पास इख्तियारात के मसाइल हैं जिसकी वजह से हमारा ये डोमेन नहीं बनता। लेकिन अब इसी मसले को हल करने के लिए बड़ी बैठकें हो रही हैं, जिस तरह ये एपेक्स कमेटी का इजलास है। गुज़िश्ता रोज़ सदर पाकिस्तान ने अमन अमान का इजलास शेयर किया, तो ये कोई मामूली बात नहीं है, गैर मामूली किस्म के ये इजलास हो रहे हैं। और आज भी जिस तरह से कोर कमांडर, डीजी रेंजर्स, आईजी सिंध और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो कि मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले हसास इदारे हैं, उनके जिम्मेदारान भी शरीक थे। तो सबका एक पेज पर आने का मकसद यही है कि एक सीरियस वे में काम किया जाए, क्योंकि जिस तरह से सिंध की आवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़ है, कराची में लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, स्ट्रीट क्राइम का मसला है, बेहतर करने के लिए उसको बेहतर हिकमत अमली जो है वो मुरतब करने की ज़रूरत है। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, ये फरमाइएगा क्या वजह है कि हम इकदाम तो देखते हैं लेकिन उनका कोई खातिर खा नतीजा सामने नहीं आता? खुसूसन कराची की अगर बात की जाए, जो ताजिर हैं वो भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। स्ट्रीट क्राइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, आदादो शुमार जो सामने आते हैं वो होशरुबा हैं।
क्या मेन वजूहात क्या देखते हैं आप इसके पीछे? देखिए, इसमें बेसिकली जो आपको हमें ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ एक टिपिकल सिचुएशन है। एक तो प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने आके बहुत ही पुश किया है एंड वी आर वेरी हैप्पी कि ही केम ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद। आके उन्होंने इजलास किया और बात की और सबको डीजी रेंजर्स, आईजी पुलिस और बाकी मस्कोर्ड एजेंसीज, सिंध कैबिनेट के लोग मौजूद थे। एक्चुअली तो इसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। आपके चीफ मिनिस्टर और उनकी टीम बड़ी कॉम्पिटेंट है, दे शुड हैव डन इट। प्रॉब्लम ये है कि जब हम आए थे तो हमने बड़ी सख्ती से इंस्ट्रक्शन पा दी कि एक तो मेरिट पे पोस्टिंग होंगी, लॉन्ग टेन्योर पोस्टिंग होगी। सबसे ये है कि आपके SHO, DSP ये बहुत कम अर्से के लिए पोस्ट 1-2-3 महीने में चेंज हो जाते हैं। दे डोंट हैव अ ग्रिप, बाय द टाइम ग्रिप आने लगती है वो चेंज हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपने एक सेफ सिटी कराची में हमने बड़ी मुश्किल से 6 महीने कोशिश करके जाने से पहले फेज 1 सेफ सिटी का अप्रूव करवा दी। अभी तक उसका फंड नहीं हुए, जिसकी वजह से डिले हो रहा है। अगर ये प्रॉपर्टी हमारे टॉप के भी प्रेसिडेंट ने बड़ी सख्ती से कहा कि ये इसको जंगी बुनियादों पर करें, जिसमें 1300 दुनिया के रेजोल्यूशन के कैमरे लगेंगे जी। उसके बाद 2 से 3000 कैमरे पहले ही पुलिस ऑफिस के हेडक्वार्टर में लगे हुए हैं, उनको टफ फेल कर दें तो ये 4000 के करीब कैमरे लग सकते तैयार हो जाएंगे। 1-2 साल के अंदर ये पूरा कराची में प्रॉपरली कवर्ड विद ईच एंड एवरी थिंग। तो इसको प्रायोरिटी देने की जरूरत है। NRTC हमने लिया है आर्मी का के जल्दी हो, फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, लेकिन अब फंड रिलीज होंगे तो होंगे। गन्स, वेपन्स कच्चे के लिए और इशूज हैं। कच्चे के लिए पहले जब हम थे तो बहुत पानी खड़ा हुआ था क्योंकि फ्लड आया था। डिफॉल्ट को बड़ा मौका था निकलने का बिकॉज दे आर द नेटिव ऑफ दैट एरिया। अब ड्राई एरिया हो गया है। आपको चाहिए कि आप प्रॉपर तरीके से वहाँ के सरदारों को साथ इनकॉर्पोरेट करें। जो इन पे सरदार हैं, उस लोकल्स हैं, उनको कहा जाए कि अगर आपके एरिया में डिफॉल्टी होगी या अबडक्शन होगी या सब ये कच्चे के डाकू यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है, लेकिन इस पर भी ज़रा बात करते हैं। लेकिन शर्जील मेमन साहब मीडिया से बात कर रहे थे, ना सिर्फ आज बल्कि पहले भी। वो ये कहते हैं कि निगरान हुकूमत के दौरान अमन अमान की सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हुई है। इस पर क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, हमें आई डोंट वांट टू आर्गुमेंट करना चाहता, लेकिन आई एम वेरी क्लियर कि हमने बहुत उसको रेट कम किया। हमने 125 डिकॉइट्स को एनकाउंटर में मारा था जो स्नैचिंग कर रहे थे। 150 जख्मी किए थे, हजारों की तादाद में लोग चलान काटे। लेकिन हमने एक काम किया था कि इन्वेस्टिगेशन हमने काम की थी, अच्छे आईओएस को पोस्ट किया था ताकि, और उसमें एक कॉलम लगा दिया था कि जो इसने पहले कितने जुर्म किए, कितना आदमी मुजरिम है, ताकि जज को पता हो और उसको ठीक ठाक किस्म से सजा दे जो कानून के मुताबिक है। फिर उस चलान को हम प्रोसिक्यूटर से वेट करवाते थे, फिर हमने शुरू किया था। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म लेकिन कोई SHO जो है ना DSP 1-2-3 महीने से ज्यादा नहीं, तो वो ठीक करने होता है। पोलिटिकल इन्फ्लुएंस होना चाहिए पोस्टिंग। RMP MN जनरली आई एम टॉकिंग, मेरा SHO मेरे इलाके का होना चाहिए, DSP MNA के इलाके का होना चाहिए। ये चीजें लीव इट टू IG। इन माइंड एंड नोट मैंने एक भी SHO DSP SSP ने पोस्ट किया था, मैं सेड इट इज IG इफ डोमेन ही पोस्टेड। इंटरफेरेंस नहीं करें, लेट हिम वर्क मेरिट और फील्ड एक्सपीरियंस के अच्छे लोग हैं और नई भर्तियों जो है वो बड़ी अच्छी इसको डिक्लेरेंस की जाए। हमने 2500 लोग पुलिस भर्ती किए थे, IBSS सर्कल से हमने उनके टेस्ट करवाए थे, आउटसोर्स फिजिकल टेस्ट किए थे, उसके बाद उनको सिलेक्ट किया था। तो ये चीज़ें हैं, स्नैक्स अगर तो आई एम श्योर कि इससे बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा, शुएब बन्नी, मैं आपकी तरफ आऊँगी। कहिएगा कि आज के इजलास में कोर कमांडर कराची ने भी शिरकत की और कहा कि पाक फ़ौज ताउन देगी बाकी कानून नाफिज करने वाले इदारों को। तो पाक फ़ौज का क्या किरदार होगा, वो क्या करेंगे, क्या हिकमत अमली होगी उनकी? जी देखें, जिस तरह से मंशियात के मामले पर जब बात हुई तो उस पर बिला ये मामला सामने आया तो उस पर जो कोर कमांडर कराची थे उनकी जानिब से यही चीज़ कही गई कि जब भी सूबाई हुकूमत हमसे जो भी ताउन मांगेगी हम उन्हें फ़राहम करेंगे, क्योंकि मंशियात का जो फैलता हुआ रुझान है इसको फौरी तौर पर रोकना पड़ेगा। क्योंकि अब मंशियात कराची में या सूबा सिंध में ऑनलाइन सप्लाई हो रही है, उसके लिए आपको किसी मंशियात के अड्डे पर नहीं जाना पड़ रहा, किसी दुकान पर नहीं जाना पड़ रहा, बल्कि आपको राइडर आके ये दे के जा रहा है। तो ये एक बहुत तेज़ी
तेज़ी के साथ फैलता हुआ जहर है जो हमारी नौजवान नस्ल को दीमक की तरह चाट रहा है। तो इसको रोकने के लिए इकदाम होंगे, जिस तरह से जो एक्साइज एंड नारकोटिक्स बोर्ड है, एंटी नारकोटिक फोर्स है, इसके अलावा जो पुलिस, रेंजर्स और जो दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट के मातहत होती हैं, वो भी अब अपना एक्शन दिखाएंगी और वो कानून हरकत में आएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो मौजूदा मंशियात के आदी लोग हैं उनके इलाज मुआवजे के लिए भी कराची के ज़िले की सतह पे जो है ना सेंटर्स बनाए जाएंगे ताकि उनका इलाज मुआवजा हो सके। अभी क्योंकि मंशियात तर्क करने वालों के जो अस्पताल हैं वो कराची में बहुत कम हैं और मंशियात का तेज़ी से जो इजाफा हुआ है उसकी वजह से नौजवान नस्ल आइस और ये जो ख़तरनाक मौलिक नशा है इसमें लग गई है और इसकी वजह से पूरे ख़ानदान लोगों के तबाह हो रहे हैं। तो इसका इलाज करना भी ज़रूरी है ताकि मज़ीद लोगों में इसका तेज़ी के साथ इस्तेमाल ना फैले, क्योंकि कराची के नौजवानों के साथ साथ जो नौजवान लड़कियाँ हैं उनमें भी ये मौलिक नशा एज अ ट्रेंड जो है फैशन के तौर पे अपनाया जा रहा है और वो नौजवान नस्ल जो है जो कि अमीर माँ बाप की औलाद समझे जाते हैं वो तेज़ी के साथ ख़राब होते जा रहे हैं और इस नशे की जद में आ रहे हैं। चलिए, हम चाहते हैं कि इजलास में जो भी फैसले किए गए हैं उन पर अमल दरामद हो और शहर में मनशियात फरोशों का कलाकुमा किया जाए। हमारे मेहमान शुएब बरनी हमारे साथ मौजूद थे और ब्रिगेडियर रिटायर्ड साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि लाहौर में पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया जाने लगा है, जिससे लाहौर में पुलिस एहलकारों पर जो है वो फायरिंग की जाती है, उन्हें कत्ल किया जा रहा है और इस तरह के वाकयात रूनुमा हैं। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान नामालूम मोटरसाइकिल सवारों के हाथों एक सब इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं। इन वाक़यात की तहकीकात का सिलसिला भी जारी है। कुछ CCTV फुटेजेस भी सामने आई हैं। गुज़िश्ता रात लाहौर टकसाली गेट के करीब पुलिस एहलकार गुलाम रसूल की मौत के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। निश्तर कॉलोनी बागबानपुरा वाक़यात में भी 2 पुलिस एहलकार जो है वो ज़ख्मी हुए थे। इन वाक़यात के बाद नामालूम टारगेट किलर्स की तलाश का काम भी जारी है। TIG ऑपरेशन के मुताबिक कुछ मकामात पर इन मुलजिमों की निशानदही हुई है और बहुत से इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा रमज़ान बेग, हमारे रिपोर्टर हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा ताहिर आलम साहब साबिक IG वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस मामले के हवाले से बात करेंगे। रमज़ान बेग, पहले आपकी जानिब आऊँगा, ये बताइएगा कि ये वाक़यात जो पेश आए हैं क्या वजह है कि तवातुर के साथ अब ये देखने में आ रहे हैं? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 वाक़यात हुए और उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस का जो सिलसिला जारी है, क्या मालूम हो सका है इसमें? बिल्कुल जी, ये पहली तो बात तो ये है कि तीनों वाक़यात बड़े अफसोसनाक हैं कि एक बागबानपुरा मिस्री शाह और तीसरा जो है टिब्बी सिटी के इलाका में पेश आया और इसमें 2 अहलकार जो है वह ज़ख्मी हुए और 3 शहीद हो गए, जिनके एक की नमाज जनाजा आज अदा की गई, जिसमें IG पंजाब ने भी शिरकत की, CCP और DIG ऑपरेशन वगैरह ने। देखने का मकसद ये है कि अब ये वाक़यात जो रूनमा हुए हैं 15 दिन में, ये 3 जो एक सब इंस्पेक्टर समेत 3 एहलकार शहीद हुए, इसमें इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? सबसे पहले एक जो चीज़ है वो है कि टारगेट किलिंग। अब देखें CCTV फुटेज जो मीडिया को भी मसूल हुई और जो CCP लाहौर या मुख्तलिफ इदारों में भी गई, उसमें वाज़ेह तौर पे देखा जा रहा है कि एक मिस्री शाह में जो वाक़या पेश आता, जो सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन का बागबानपुरा में राना अरशद तैनात था, जब वो अपने घर के करीब पहुँचता है, एक मोटरसाइकिल सवार जिसने हेलमेट पहना होता है वो उसको बाकायदा ताक़ुब करके उसको फायरिंग करता है और वो गिर पड़ता है नीचे और उसके बाद वो वापस मोटरसाइकिल मोड़ता है घर की तरफ और दोबारा फिर आके देखता कि आया कि वो सब इंस्पेक्टर ज़िंदा है या वो शहीद हो चुका और उसके बाद फिर आके फायरिंग करता है। इसी तरह एक बागबानपुरा में भी बाप बेटे को जब पुलिस मुकाबले में पार किया जाए, उसमें भी एक कांस्टेबल जो है इमरान हैदर वो शहीद हो जाता है और दिलदार ज़ख्मी हो जाए। और तीसरा आज जो रात के वाक़या पेश है टिब्बी सिटी में, जिसमें गुलाम रसूल जो एहलकार है वो शहीद हो गया। अब इसके पीछे देखें टारगेट किलिंग तो और क्या, लेकिन IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने बाकायदा तौर पर मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने बताया है कि इसके पीछे अब CTD हसास इदारे, इसके अलावा CIA जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसमें करोल घाटी, गुजरपुरा का इलाका, बागबानपुरा का इलाका, भाटी गेट, टिब्बी सिटी, ये सर्च ऑपरेशन जारी है और आइंदा भी सर्च ऑपरेशन जारी है। सर्च ऑपरेशन जारी है, पुलिस तमाम तर मामले की तहकीक कर रही है और उनका कहना है कि जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। ताहिर आलम साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर, एक तशवीशनाक ये बात है कि पुलिस जो अफसर हैं या पुलिस जो वाले उन्हें टारगेट किया जा रहा है, तो इसके पीछे क्या पस मंज़र होगा? क्या इससे पहले इस तरह के वाक़यात रूनुमा हुए हैं? लाहौर में टारगेट किलिंग का जो ट्रेंड है ये कम रहा है, कराची वगैरह में ये बहुत ज्यादा रहा है। लाहौर में इससे पहले जब आतिफ चौधरी या आबिद चौधरी वगैरह का गैंग 90s
की चला में एक्टिव था, उस वक्त वो अपने मुखालिफ पुलिस ऑफिसर्स पर उन्होंने कुछ टारगेट किया था, उन पर अटैक किए थे। उसके बाद जब हमारे यहाँ पंजाब में मजहबी दहशतगर्दी फैली, तो वो पुलिस अफसर जिन्होंने मजहबी दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लिया था, वो 2-4 टारगेट बने, जिनमें डीएसपी तारिक वो भी हमारे शहीद हुए। बहरहाल ओवरऑल लाहौर इस मामले में एक खुशकिस्मत जिला रहा है कि यहाँ इस तरह की वारदात जो कराची में है टारगेट किलिंग और पुलिस वालों की टारगेट किलिंग की, वो नहीं रही। तो ये बड़ा ही एक वाकया जो है बड़ी अहमियत रखता है और इसके मुतालिक फौरी तौर पर तफ्तीश होनी चाहिए और तहकीक करके उन लोगों का सुराग लगाना चाहिए और इसे अभी से कंट्रोल कर लेना चाहिए। इसकी वजूहात जाननी चाहिए और इसे पूरा फॉलो करना चाहिए ताकि ये वाकयात दोबारा ना दोहराए जा सके। ताहिर आलम साहब, जब भी क्राइम रेशो बढ़ता है तो उसके पीछे एक वजह ये बताई जाती है कि पुलिस पॉलिटिसाइज हो चुकी है, इस वजह से शायद वो अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो ये मेन वजह आप समझते हैं क्राइम रेशो बढ़ने की लाहौर में स्पेशली? नहीं है कि पुलिस वाकई पॉलिटिसाइज हो चुकी है और पुलिस जो है डाकुओं, स्ट्रीट रॉबर्स, स्ट्रीट क्राइम करने वालों को पकड़ने की बजाय वो सियासत वर्करों को ज्यादा तेजी से और ज्यादा मुस्तैदी से पकड़ती है। तो अभी खैर इसमें फर्क कुछ आता जा रहा है सियासी हालात बदलने के बाद, लेकिन पुलिस को पूरी तवज्जो क्राइम की तरफ देनी चाहिए